Good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So now we are going to start embryology. So this word embryology meaning embryo, study of the embryo. Okay. So embryo, this I'll make the mark. ठीक है. This particular word embryo ओ तक means baby. ठीक है. डेवलपिंग बेबी कह सकते हैं. एम्ब्रियो मीन्स डेवलपिंग बेबी. ठीक. या कह सकते हैं इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. ये क्या है? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है किस चीज का? बेबी के डेवलपमेंट का. ठीक है. लॉजी, LOGY लॉजी, दिस वर्ड, दिस मीन्स स्टडी. ठीक है. तो कंप्लीटली अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द baby which is inside the womb या inside the uterus, right? बर्थ से पहले जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बेबी का, किसके अंदर? मदर के यूट्रस के अंदर. उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हमने लॉजी बोला है. ठीक है. दैट मीन्स एम्ब्रियोलॉजी. ओके. So as we all know that this embryology is most important to know, to understand what is happening inside the womb, right? Womb means, womb का मतलब क्या है? Womb का मतलब है कि मदर के यूट्रस. ठीक है. वूम मीनिंग होता है मदर का यूट्रस. तो हमें एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ने के वाले हैं जिस जिस स्टेप से जैसे जैसे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का. ठीक है. वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले भी हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो ओवम है वो स्पर्म से मिल रहा है या स्पर्म है जो ओवम से मिल रहा है, दोनों के मिलने पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है. कैसे कैसे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. मैं ऑलरेडी आपको वैसे तो बता ही चुकी हूँ, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. ठीक है. सो इन डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रीनेटल स्टेज. ठीक है. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? डेवलपमेंटल इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बट कब की बात हम कर रहे हैं? हम यहाँ प्री नेटल स्टेज की बात कर रहे हैं. सो प्री नेटल मीन्स, प्री मीन्स पहले, नेटल मीन्स बेबी. ठीक है. स्टेज बेबी के आउटर वर्ल्ड में आने से पहले, मतलब बेबी की डिलीवरी से पहले जो स्टेजेस हैं मदर के यूट्रस के अंदर, उसमें किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो ये इवेंट्स हैं, सिंपल सी चीज है, सीरीज है, सीरीज ऑफ द इवेंट है. वन बाय वन बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है. बेबी के हैंड्स ग्रो कर रहे हैं, लेग्स ग्रो कर रहे हैं, ब्रेन ग्रो कर रहा है, हार्ट ग्रो कर रहा है, आईज, ईयर, है ना, हर एक चीज पर्टिकुलरली एक सीरीज में ग्रो कर रही है. ठीक है. डेवलप हो रही है. सो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक. एम्ब्रियोलॉजी में. सो अदर डेफिनेशन देख लेते हैं. ये एक ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की ब्रांच है. ठीक है. मेडिसिन की ब्रांच है जो कि किससे डील करता है? डील करता है एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर डील करता है, या एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डील करता है. अच्छा, दिस वर्ड एम्ब्रियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. एम्ब्रियो, हम अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द बेबी को एम्ब्रियो बोलते हैं. उसके बाद उसे हम बाद में फीटस बोलने लगते हैं. वो हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें कब कब बोली जाती हैं. फिलहाल आई थिंक आपको डेफिनेशन तो क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ वी विल सी द टू थिंग, दैट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड. सो मैंने आपको भी बताया कि हम दो चीजों में अभी डिफरेंस पता कर लेंगे कि एम्ब्रियोनिक और फीटल में डिफरेंस क्या है. सो एम्ब्रियो क्या है? स्टार्टिंग के जो हमारे 8 वीक्स होते हैं. सो व्हाट इज 8 वीक्स? दैट मीन्स 2 मंथ, राइट. ठीक है. स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स हैं वो है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज.
उसके बाद जितने भी वीक्स बचते हैं टिल 8 to 9 वीक्स, है ना, हम सब जानते हैं कि 9 मंथ, हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी हमारी कंटिन्यूअस कितना टाइम चलती है, 9 मंथ के लिए चलती है, ठीक है। तो जिसमें से 2 मंथ का जितना भी हमारा स्टार्टिंग पीरियड है वो हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड हो गया, एंड रेस्ट ऑफ द पीरियड इज फीटल पीरियड। तो सिंपल सी चीज है कि 2 महीने तक के जो भी बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे, और उसके बाद जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग 2 मंथ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फीटल। एंड आर डिवाइडेड इनटू 5, लाइक कह सकते हैं पीरियड्स या स्टेजेस, ठीक है, या कैटेगरी, वॉट एवर यू वांट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है फर्टिलाइजेशन, विच इज द मोस्ट एंड द लेंदी पीरियड, सबसे ज्यादा लेंदी पीरियड हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन है, या लेंदी कह सकते हैं, या इट्स वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आगे चल के आपको बाकी चीजें क्लियर नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो fertilization means what? As you can see in this image, ठीक है, this structure is sperm and this one is ovum, ठीक है। Whenever the sperm and ovum meet together and form a special cell, ठीक है, that is known as fertilization। मतलब स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म जो कि मेल से रिलीज हो रहा है एंड ओवम जो कि फीमेल से रिलीज हो रहा है, इन दोनों के मीट होने पर एक स्पेशल सेल बनता है, वो सेल बाद में एक बेबी बना देता है। दैट प्रोसेस, दैट मीटिंग फिनोमेना या दैट मीटिंग पीरियड इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द, दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द यूनियन या फ्यूजन या यूनियन ऑफ द spermatozoa with mature ovum is known as conception, fertilization and impregnation, ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको जो बताया सेम वही चीज इसमें बताई गई है कि स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म होता है हमारा, ठीक, एंड मेच्योर ओवम इसलिए बोला गया है कि दिस ओवम, दिस सेकेंडरी ओवम इज मेच्योर इनफ कि वो एक बेबी बना सकता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ मेच्योर ओवम, ओके। सो हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, ये 3 नेम्स है इसके। वैसे हम कॉमनली फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन ही फॉलो करते हैं, ओके। तो जब ये हमारे 2 स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो मैंने आपको अभी बताया कि एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप का सेल बनता है, दैट सेल इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। इस जाइगोट के पास कैपेबिलिटी होती है कि सेल डिवीजन कर सके और सेल को मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सेल्स अगर मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे एंड देन उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेबी। मोनो न्यूक्लिएटेड सेल इसलिए बोला गया है, मोनो मीन्स सिंगल, राइट, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनाएंगे। सिंपल सी चीज है कि एक कॉमन बेबी बनना है तो 2 न्यूक्लियस मिलके, मदर मैटरनल एंड पैटर्नल, मदर और फादर का दोनों का न्यूक्लियस मिलके क्या करेगा, एक कॉमन वायेबल प्रोडक्ट बनाएगा, एक कॉमन कह सकते हैं कि कंटेंट बनाएगा, जिस कंटेंट से बनेगा कौन, हमारा बेबी, ओके। नेक्स्ट मूव टू दी स्लाइड। नेक्स्ट वन इज दिस प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो टिल नाउ हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि फर्टिलाइजेशन है क्या, ठीक। 2 गैमेट्स मिलके एक कॉमन सेल बनाते हैं कॉमन न्यूक्लियस के साथ, वो न्यूक्लियस बाद में अपने आप को डिवाइड करता है बहुत सारे सेल्स में एंड बहुत सारे सेल्स मिलके हमारा क्या बनता है, एक बेबी बनता है। नाउ ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी प्राइमरी उस साइड को क्या कर रहे थे, कवर अप कर रहे थे, साइड से कवर अप करने के बाद वो उसको न्यूट्रिशन देते हैं जिससे कि वो फॉलिकल वो प्राइमरी oocyte अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके, और वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे चल के इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस
प्राइमरी oocyte को क्या करना होगा, उन फॉलिकल से बाहर निकलना होगा। तो लास्ट में हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज सी इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्टिलाइजेशन समझना चाहते हैं तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, इट्स ओके, एटलीस्ट आप इस वीडियो को फॉलो करने से पहले, देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप इस जीआईएफ में देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये देखिए जो रप्चर हुआ है, ये टूटा है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हुआ, क्या निकला, ओवम निकला। ये देखिए हम ओवम बना रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, ओवम निकल आया, ठीक। ओवम के आसपास ये आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड देख रहे हैं फॉलिकल्स, ठीक है, यही हमारे कौन है, फॉलिकल्स हैं, जो कि इसको ओवम को सराउंड किए हुए थे। ये कुछ फॉलिकल्स को अपने साथ ले आती है, ठीक है, अट्रैक्ट करके ले आता है। हमारा ओवम देखिए रिलीज हुआ, और ये ओवम किससे पिकअप हुआ, ओवम पिकअप हुआ हमारे फिम्ब्रियाज से। मैंने आपको बताया था कि फिम्ब्रियाज क्या है, ये देखिए आप, अगर आपको उसमें क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसमें देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन जो है हमारा, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओव्यूलेशन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही ओवम रप्चर करके, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकलता है, इस बाहर निकलने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, ओवम रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन की हेल्प से क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया। अब ओवम के पास मैंने आपको बताया कि कुछ, आपको ये देखिए प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। प्रोडक्ट्स क्या है, ये फॉलिकल्स हैं हमारे, ठीक है, फॉलिकल्स लेके ये बाहर आ गया, ठीक है। वो फॉलिकल्स बाद में अरेंज हो जाते हैं। अब इस इमेज में आप देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हमारी ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब की ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जितनी भी आपको फिंगर लाइक ये वाली स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये हमारी फिम्ब्रियाज हैं, जो कि मैंने आपको जीआईएफ में भी दिखाया है, ठीक है। ये फिम्ब्रिया क्या कर रही है, ये देखिए इस ओवम को ये फिम्ब्रिया कैच कर ले रही है, ठीक है। कैच करने के बाद क्या करेगी, ये इसको एम्पुलरी रीजन में भेज देगी। एम्पुला जो होता है हमारा, ये थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है, चौड़ा एरिया होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहां पे ये भेज देगी, ठीक है। तो भेजने से पहले क्या हो रहा है कि जो ओवम है, जिस इसके आसपास जो आपको ये बिखरे हुए फॉलिकल्स दिख रहे थे, ये बाद में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब ये अरेंज फॉलिकल्स, ये देखिए इस तरह से इन्होंने अरेंज कर रखा है अपने आप को। इन अरेंज्ड फॉलिकल्स को बोलते हैं, इनका पर्टिकुलर नेम रख दिया गया है, दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। ये देखिए फॉलिकुलर सेल्स हमारे जो थे, जो एकदम आसपास थे इसके, वो अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद हमने इनका नाम रख दिया, ये अच्छे हो गए, ठीक है। पहले ये बिखरे हुए थे, ये गंदे थे, अब ये अच्छे हो गए, ठीक है, अच्छा मैनर्स आ गया इनके अंदर, तो इनको हमने एक नाम दे दिया अच्छा वाला, दैट इज कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा के जस्ट अंदर एक लेयर होती है ओवम के पास, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो ओवम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेयर आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो लेयर है हमारी, इसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। ये देखिए जोना पेलिसिडा लेयर, ये नेम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, वरना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर एग्जाम में आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। दो चार हैं ऐसे जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो है ये हमारा कोरोना रेडिएटा, और सेकंड है हमारा जोना पेलिसिडा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा बिखरे हुए सेल्स थे जो अब अरेंज हो चुके हैं, जिनको हमने पहले फॉलिकल्स बोला था, लेकिन अब इन्हें हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और जो लेयर है, आउटर लेयर है इसकी ओवम की, उसको हम बोलेंगे जोना पेलिसिडा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा एक मिल गए हैं, ओके, और ये इन्होंने क्या कर रखा हुआ है, ओवम को सराउंड कर रखा हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये सारी चीजें अरेंज होने के बाद क्या हुई, फिम्ब्रियाई ने अपना एक पिकअप एक्शन लिया, ठीक है। इस एक्शन को, ये जो इसको पिक कर रही है ना, इसका नेम ही है पिकअप एक्शन, ठीक है। कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज पिकअप एक्शन, तो आप उसको बोलोगे आफ्टर ओव्यूलेशन जो फिम्ब्रियाइज हैं फेलोपियन ट्यूब की, वो पिक कर रही हैं ओवम को अपने अंदर, दैट इज नोन एज पिकअप एक्शन, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिकअप एक्शन हमारा हो गया। यहाँ पे पिकअप एक्शन के बाद ये ओवम क्या करता है क्या नहीं करता है, ये देख लेते हैं।
देखिए पिकअप एक्शन के बाद क्या हो रहा है, ओवम को सेंड कर दिया गया एम्पुलम में, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कौन, स्पर्म। ठीक है, अब ओवम तो अपनी जगह पे पहुंच गया, ठीक है, अब स्पर्म को भी अपनी जगह पे पहुंचना है। ठीक है, जहां पे ओवम है स्पर्म को वहां पहुंचना है। तो आप जैसा कि हम सब जानते हैं, इट्स वेरी कॉमन कि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड वेट करती है और बॉयफ्रेंड ट्रैवल करके आता है। सिंपल सी चीज है ना। लड़कियों का ये फिनोमिना होता है कि आई कैन वेट मोर एंड यू कैन ट्रैवल, बॉयज का आई कैन ट्रैवल मोर। ठीक है, तो स्पर्म क्या है हमारा, देखिए इट इज वेरी हैप्पी। ठीक है, स्पर्म इज वेरी हैप्पी कि मैं जा रहा हूँ अपने ओवम से मिलने के लिए। तो मैंने इसको एक हैप्पी स्पर्म बनाया है कि मैं जा रहा हूँ ओवम से मिलने के लिए। ठीक है, अब आपको ये सुन के बहुत शॉकिंग लगेगा मे बी कि करीब करीब 200 से 500 मिलियन जो होते हैं स्पर्म एंटर करते हैं। आप समझ रहे हैं, वन सेक्सुअल एक्टिविटी में, वन सेक्सुअल इंटरकोर्स में, जिसको हम क्वाइटस भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम क्वाइटस भी बोलते हैं। ठीक है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में 200 से 500 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं, किसके अंदर, वजाइना के अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया है। अब मैं मिलियंस तो बना नहीं सकती, लेकिन मैंने शो किया है। देखिए एक कोइटस हुआ जिसमें बहुत सारे स्पर्म क्या हो गए, एंटर कर गए, किसके अंदर, वजाइना के अंदर। वजाइना से फिर वो यूट्रस के अंदर जाएंगे। ओके, सो पहले तो ये वजाइना में डिपॉजिट किए गए, सिंपल सी चीज है, वजाइना में ही डिपॉजिट किए जाएंगे। ठीक है, वजाइना में डिपॉजिट किए गए, पर वजाइना में इनकी स्पीड स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई, क्योंकि वजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो होता है एसिडिक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि वजाइना का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, इस पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई वजाइना का एनवायरनमेंट एसिडिक क्यों होता है। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर यूट्रस में ना जा सके, इस वजह से वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। जितना भी इन्फेक्शन आता है, वजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट उसको किल कर देता है। आप समझ रहे हैं कि किसी भी लेडी के लिए, किसी भी वुमेन के लिए एक यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चेदानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि अगर यूट्रस नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नेचर ने उसकी प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए, उसके इंटरनल ऑर्गन को सिक्योर करने के लिए क्या किया है, वजाइना का जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक बनाया है, जिससे कोई भी इन्फेक्शन आए तो वजाइना उसे किल कर सके। क्लियर हुआ? ओके, तो अभी तो वजाइना में स्पर्म की जो स्पीड है वो स्लो है, बट जैसे ही स्पर्म एंटर करता है किसके अंदर, सर्विक्स से यूट्राइन कैविटी के अंदर, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, जो खाली स्ट्रक्चर, ये हमारा यूट्राइन कैविटी है। ठीक है, जैसे ही ये सर्विक्स को ये हमारा सर्विक्स हो गया, सर्विक्स को पास करके यूट्राइन कैविटी में जाते हैं, इनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यूट्राइन कैविटी का जो एनवायरनमेंट है वो एल्कलाइन है। समझ रहे हैं आप, एल्कलाइन है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है कि एल्कलाइन नेचर है। अब स्पर्म जो है वो कहाँ जा रहा है, ओवम के पास जा रहा है। ठीक है, जैसे ही वो ओवम के पास गया, अच्छा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपको पता है कि स्पर्म 500 से 200 टू 500 मिलियन स्पर्म डिपॉजिट किए जाते हैं, पर आपको पता है कितने स्पर्म पहुंचते हैं ओवम की तरफ, या ओवम के पास या एग के पास कितने स्पर्म पहुंच पाते हैं? ओनली 500। 200 से 500 स्पर्म केवल पहुंच पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने कम कैसे पहुंच जाएंगे, बाकी सारे स्पर्म क्या होते हैं? तो बाकी सारे स्पर्म में एक्चुअली बहुत सारे स्पर्म ऐसा होता है कि दूसरी फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं जिसमें ओवम नहीं होता है। अब देखिए 2 फेलोपियन ट्यूब होंगी ना, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, मैंने किया नहीं। ठीक है, ये 2 फेलोपियन ट्यूब है, लेकिन ओवम कहाँ पे है, एक ही साइड होगा। ठीक है, ओवम हमारा इस साइड पे है, मान लीजिए ये है हमारा ओवम। तो अब स्पर्म को तो पता नहीं है, वो तो सोचते हैं कि इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो आधे स्पर्म कहाँ चले जाते हैं, इस साइड चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म वजाइना में ही रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म हमारे सर्विक्स के फोल्डिंग्स में रह जाते हैं। ठीक है, वो अपना क्या भूल जाते हैं, अपना वे भूल जाते हैं कि उनको कहाँ जाना है। बहुत सारे स्पर्म्स यूट्राइन कैविटी में ही रह जाते हैं, उनको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा स्पेस है, चलो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म हमारे रॉन्ग
फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसे ऐसे स्पर्म कम हो जाते हैं और ओनली 200 से 500 स्पर्म ही ओवम तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि सबसे मिनिमम अभी तक स्पर्म ने कितना टाइम लिया है ओवम तक पहुंचने के लिए? ओनली 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में अभी तक मिनिमम टाइम है कि 5 मिनट में स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच चुका है रिसर्च के अकॉर्डिंग। सो आप समझिए उनकी स्पीड कितनी होगी, राइट? लेकिन वो अपने लिए मतलब कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, प्लस जो यूट्रस होता है वो भी उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपको तो पता ही होगा कि स्पर्म अकेले ही डिपॉजिट नहीं होता है, उसके साथ एक फ्लूइड डिपॉजिट होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीमेन, राइट? एंड सीमेन इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है। तो सीमेन का जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा फ्रूटी होता है, कह सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं होता है तो आपको लर्न ऐसे हो जाएगा कि आप समझ लीजिए कि जो सीमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म होता है, ठीक है, उसका जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा फ्रूटी होता है। तो वो फ्रूटी जो है वो स्पर्म को पावर देता है और स्पर्म की स्पीड बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्पर्म कहाँ पहुंच गया? हमारा स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास। ओवम के पास पहुंचने के बाद मैंने आपको बताया था कि ओवम के पास उसके अपने सेल्स हैं जिनको हमने बोला था पहले वो फॉलिकल सेल्स थे, पर वो बाद में अरेंज हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए? कोरोना रेडिएटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अब स्पर्म को ओवम से मिलना तो है, बट प्रोटेक्शन है। किसकी प्रोटेक्शन? कोरोना रेडिएटर सेल्स की प्रोटेक्शन है। कोरोना रेडिएटर सेल्स उससे अटैच्ड है, ठीक। तो कोरोना रेडिएटर सेल्स पहले तो क्या करते हैं, स्पर्म जब थक जाता है तो कोरोना रेडिएटर सेल्स क्या करते हैं? एक कीमो अट्रैक्शन देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि स्पर्म अकेले ही नहीं सब कुछ करता है, फीमेल ऑर्गन और ओवम भी उसकी हेल्प करते हैं। तो ओवम कैसे हेल्प कर रहा है? कीमो अट्रैक्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एड में देखा होगा, एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया एंड लड़कियां अट्रैक्ट होने लगी। वैसे ही ओवम क्या कर रहा है, अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया? एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया जिसको हमने मेडिकल वर्ड में बोल दिया कीमो अट्रैक्शन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? स्पर्म अट्रैक्ट होने लगे और उनकी स्पीड और बढ़ गई। रिजल्टेंट क्या हुआ? स्पर्म की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। नाउ बिफोर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, कुछ प्रोसेस होगा ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से पहले या मीट होने से पहले। अभी बहुत सारे प्रोसेस बचे हैं। फर्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। स्पर्म सोचता है कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या मैं ओवम से मिलने जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा स्मार्ट हो जाना चाहिए। तो वो अपने आप को क्या करता है? थोड़ा सा स्मार्ट बनाने की कोशिश करता है। दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग स्मार्टनेस इज नोन एज कैपेसिटेशन, ठीक है। तो कैपेसिटेशन वर्ड में एक स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है कैप, ठीक है। तो स्पर्म के पास अपनी एक कैप होती है जो कि ओवम को नहीं पसंद है। तो ओवम क्या करता है कि वो उसको एंट्री नहीं देता है जब तक वो अपनी कैप नहीं उतारता है। इस कैपेसिटेशन वर्ड में हो क्या रहा है एक्चुअली, यहां देख लेते हैं। ये वाला देखिए डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि आउटर लेयर और इनर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर और इनर लेयर है स्पर्म की। ये हेड है स्पर्म का, ठीक है। हेड में आउटर और इनर जो लेयर है स्पर्म की वो क्या हो जाती है? एक दूसरे अटैच हो जाती है, ठीक है। दिस अटैचमेंट इज नोन एज कैपेसिटेशन, ओके। अभी भी ओवम को स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो पसंद नहीं आया। अभी भी ओवम को और स्मार्ट स्पर्म चाहिए। तो स्पर्म अपने आप को स्मार्ट करने के लिए एक और प्रोसेस करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। पहले तो कैपेसिटेशन हुआ, उसने अपनी कैप हटा दी, इन दोनों लेयर को अटैच कर दिया, ठीक है। फिर आया हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन। इस एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हो गया ये देखते हैं। अब आपको ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको एक्रोसोम लेयर दिख रही होगी। तो एक्रोसोम लेयर दो तरह की होती है, एक इनर एंड द सेकेंड वन इज आउटर। यहाँ पे देखिए ये वाली आउटर है और ये वाली हमारी
ये वाली हमारी इनर है। तो इनर लेयर से कोई मतलब नहीं है, वो आउटर लेयर क्या हो गई, डीजनरेट हो गई, एंड हो गया आउटर लेयर का, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये देखिए थर्ड वाला डायग्राम, सिर्फ इनर एक्रोसोमल लेयर बची है हमारे पास, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ओवम को पसंद आ गया। अब सिंपल सी चीज है, अगर स्ट्रक्चर ओवम को पसंद आ गया तो ओवम जो है वो क्या करेगा, एंट्री दे देगा, राइट। तो देख लेते हैं एक बार कि अब स्पर्म को एंट्री मिली या नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाली GIF देखिए, स्पर्म इज सो हैप्पी कि अब मुझे एंट्री मिल जाएगी, पर हमें नहीं पता कि आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है, एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। सी दिस, स्पर्म इज सो हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि चलो ठीक है, कोरोना रेडिएटा के साथ साथ हमारे पास जोना पेलिसूडा भी है, राइट। जोना पेलिसूडा जो कि स्पर्म की आउटर, सॉरी ओवम की आउटर लेयर है, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटर ने तो हेल्प कर दी स्पर्म के। अब देखते हैं जोना पेलिसूडा क्या करती है। जोना ने क्या किया, एंट्री दे दी, क्यों, क्योंकि स्पर्म स्मार्ट हो गया है भाई, ओवम को अब पसंद आ गया है, तो स्पर्म को एंट्री मिल गई। यहाँ पे स्पर्म को एंट्री मिल गई, यहाँ पे देखिए एक स्पर्म जो है एंटर कर गया अंदर, राइट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नीचे वाले इमेज में देखें कि स्पर्म को एंट्री ऐसे नहीं मिलती है, उसको कुछ ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको अपने टेल सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। स्पर्म की जो टेल है ना, वो ओवम से बाहर ही रह जाती है, सिर्फ टेल बाहर रह जाती है, और हेड जो होता है वो स्पर्म का, वो अंदर चला जाता है। अच्छा, हेड को क्यों एंट्री मिली, कभी सोचा है आपने? ओवम बहुत चालाक है, उसने देखा ना हेड के पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो स्पर्म के हेड में होता है, ठीक है। तो हेड में न्यूक्लियस था तो वो उसको चाहिए था, तो सिर्फ हेड को एंट्री मिली और स्पर्म क्या हो गया, अंदर चला गया। अच्छा, जोना रिएक्शन एक चीज यहाँ पे हुई है, जोना रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जोना पेलिसूडा ने पहले स्पर्म को तो एंट्री दे दी, पर बाकी स्पर्म को एंट्री नहीं दी। जैसे ही फर्स्ट स्पर्म जो फर्स्ट आया था रेसिंग में, ठीक है, उसने जोना को टच किया, एक मैजिक रिएक्शन हुआ, जोना ने उसको तुरंत एंट्री दे दी और वो अंदर चला गया। और जैसे ही उसने जोना ने देखा, जोना पेलिसूडा ने देखा कि बाकी स्पर्म उसको टच कर रहे हैं, उसने क्या किया, जोना रिएक्शन कर दिया। जोना रिएक्शन में क्या हो रहा है, वो फिर से रीजनरेट हो गई। पहले वाले स्पर्म के लिए वो डीजनरेट हुई और जैसे ही वो एंटर किया वो रीजनरेट हो गई। क्यों रीजनरेट हो गई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो रीजनरेट नहीं होगी तो बाकी स्पर्म भी क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। और बाकी स्पर्म एंटर करने का मतलब आप समझते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, राइट। ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ट्विंस प्रेगनेंसी, आपको पता है ट्विंस प्रेगनेंसी इसलिए रेयर है, क्यों रेयर है, क्योंकि जोना पेलिसूडा अपनी ओवम को प्रोटेक्ट कर लेती है, वो दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं देती है। कभी कदार ऐसा होता है कि जोना बन नहीं पाई, उसको थोड़ा सा लेट हो गया और सेकंड स्पर्म क्या हो गया, एंटर कर गया, और जैसे ही सेकंड स्पर्म एंटर कर गया तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई, मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई। तो इसलिए ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जोना अपना रिएक्शन कर देती है। जोना इज सो स्मार्ट। यहाँ पे देखिए जोना ने अपने आप को क्लोज कर दिया है और अदर स्पर्म की एंट्री क्लोज हो गई है। अब हमारे पास एक स्पर्म है एक ओवम के अंदर। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। क्योंकि 23 मैटरनल से आते हैं एंड 23 पैटर्नल से आते हैं। मैटरनल मीन्स मदर, पैटर्नल मीन्स फादर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ एक। ये हो गया हमारा जो ओवम था वो, ठीक। और इसमें स्पर्म की जो एंट्री हुई थी हेड की, ये स्पर्म की एंट्री हो गई हेड की, ठीक। ओवम के पास अपना ये न्यूक्लियस हो गया, स्पर्म के पास, कलर चेंज कर देती हूँ, स्पर्म के पास अपना ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या किए, इन्होंने एक दूसरे को अटैच किया, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए तो, और एक कॉमन न्यूक्लियस बन गया अंदर। ये देखिए दोनों का एक कॉमन न्यूक्लियस बन गया, स्पर्म का और ओवम का साथ में कॉमन न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो कॉमन न्यूक्लियस बन गया तो सिंपल सी चीज है, स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स थे एंड ओवम के पास 23 क्रोमोसोम्स थे। अब दोनों का जब न्यूक्लियस अटैच हुआ तो दोनों के क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, तो 46 क्रोमोसोम्स हो गए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, वन मोर थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
कि इन दोनों के अटैचमेंट के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है ओवम का, उस स्ट्रक्चर को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट नेम इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बन गया हमारा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जाइगोट, when sperm and ovum meet together and form a special cell, that cell is known as zygote. So ये सारी चीजें हो गई, पर ये सारी चीजें हो कहाँ रही हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जब ओवम को कैच किया गया, ठीक है, पिकअप एक्शन किया गया विद द हेल्प ऑफ द फिम्ब्रियाइज, ठीक है, उन्होंने भेजा कहाँ, एक पर्टिकुलर जगह पे भेजा, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज एम्पुला। ठीक है, तो एम्पुला इज द ब्रॉडेस्ट स्पेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा स्पेस होता है एम्पुला। वहां पे फर्टिलाइजेशन और कह सकते हैं कंसेप्शन इज लाइक वेरी इजी, सही होता है। और एक रीजन और भी है, देखिए एम्पुला जो है वो फिम्ब्रिया के काफी पास है और ब्रॉड भी है। ठीक है, ये ब्रॉड भी है एरिया, राइट। तो स्पर्म के पास तो अपने टेल होती है, स्पर्म इज मोटाइल बट ओवम इज नॉन मोटाइल। ओवम मूव नहीं कर सकता है। ओवम को मूव कराने के लिए फेलोपियन ट्यूब हेल्प करती है। तो अब स्पर्म जो है वो अपने आप ही मूव कर सकता है। तो स्पर्म को हम कितनी भी दूर अगर भगाएंगे ना, भाग लेगा, लेकिन ओवम नहीं भाग सकता है। सो दैट्स वाई ओवम जो है सबसे ब्रॉड एरिया में रह जाता है। ठीक है, एम्पुला में रह जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्पर्म आया, ओवम से मीट किया, ये वो, तो ये सारी चीजें किस में हो रही हैं, एक पर्टिकुलर पोर्शन में हो रही हैं, दैट पार्ट इज नोन एज एम्पुला। नाउ वी विल स्टार्ट द एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? इट इज अ फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जितना भी डेवलपमेंट और फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद हमारा क्लीवेज होता है। क्लीवेज में सीधे सीधे आपको बता देती हूँ, सेल्स के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो एज वी ऑल नो डैट कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। तो यहाँ पे अब बच्चे का जो बेबी बनने वाला है, पहले तो सेल्स डिवाइड होंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, बट ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ बाद में होगी। यहाँ पे सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा है। ओनली सेल डिवीजन प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। ठीक है, तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। हम सिंपली हम जानते हैं, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको माइटोसिस मियोसिस एक्सप्लेन भी किया है कि फर्स्ट हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है एंड आफ्टर माइटोटिक डिवीजन बाद में हमारा मियोसिस होता है। ठीक है, तो क्लीवेज में क्या हो रहा है, हमारा माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जिसमें हमारे सेल्स एकदम डिवाइड हो रहे हैं, ना कि ग्रो कर रहे हैं। अब इस इमेज में देखिए, दिस इमेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पिकअप एक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म चला गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस मिल गए, जाइगोट बन गया। ठीक, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, यानी सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। फर्स्टली 2 सेल डिवाइड हुए। ठीक है, 2 से 4 डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेल का डिवीजन होने लगा। सेल का डिवीजन होने के बाद एक स्टेज आई जिसमें 16 सेल डिवाइड हुए। ठीक है, दिस 16 सेल डिवीजन इज नोन एज मोरुला स्टेज। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 16 सेल डिवीजन इज नोन एज मोरुला स्टेज। तो ये क्वेश्चन आता है कि मोरुला स्टेज में कितने सेल्स डिवाइड होते हैं? तो यू कैन से दैट 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरुला स्टेज। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मोरुला, आफ्टर दैट ब्लास्टोसिस्ट एंड ऑल। सो दिस मोरुला, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 16 सेल स्टेज हमारी डिवाइड हुई थी, तो हमारा मोरुला बन गया था। ठीक है, बट अगर आप इस इमेज में देखो, ये देखिए सेल डिवीजन हो रहे हैं, वो ठीक है, बट अगर आप इस इमेज में देखो, मोरुला बना हुआ है। ये मोरुला की जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग्स में है। जो बीच वाला पोर्शन है वो खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, वो एम्प्टी पोर्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एम्प्टी, दैट एम्प्टी पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उस एम्प्टी पोर्शन में कुछ फ्लूइड फिल्ड होगा। ठीक है, एंड वो फ्लूइड आगे की प्रोसेस को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो 16 सेल स्टेज हमारी हो गई मोरुला। मोरुला जो होता है वो
क्या करता है कि अब अंदर चला गया मोरुला, ठीक है। अभी तक ये सारी चीजें किसमें हो रही थी, फेलोपियन ट्यूब में हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि मोरुला क्या हो गया, अंदर चला गया, ठीक है। किसके अंदर चला गया, यूट्राइन कैविटी के अंदर चला गया। सो 3 दिन तक होता क्या है कि 3 दिन तक जो है कह सकते हैं या 72 आवर्स तक मोरुला रहता है, ठीक है। एंड बिफोर एंटरिंग इनटू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। 3 दिन तक ऐसा होता है कि मोरुला तक रहता है, फिर उसके बाद यूट्राइन कैविटी में एंट्री हो जाती है। सो एज यू कैन सी दैट दिस स्ट्रक्चर इज लाइक कह सकते हैं मलेबेरी, ठीक है। मलेबेरी क्या होता है, शहतूत आपने सुना होगा, है ना। तो उसकी तरह आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मोरुला का। अब जब मोरुला यूट्राइन कैविटी के अंदर चला गया है तो वो 2 दिन तक या 3 दिन तक वहां पे घूमता रहता है। उसके बाद वो एंडोमेट्रियम में, जो यूट्रस की इनर लेयर है, मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लेयर को कहते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार और। देखिए ये जो है, ये वाली लेयर जो इसमें मैं कलर कर रही हूँ, दूसरे कलर से कर देती हूँ, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम है, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। अब क्या होगा कि मोरुला अंदर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। सो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन फ्रॉम द मोरुला इनटू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुलेशन, ठीक है। मोरुला की कन्वर्जन ब्लास्टोसिस्ट में होता है। इस कन्वर्जन का एक नेम है, दैट नेम इज नोन एज ब्लास्टुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि फॉर्मेशन ब्लास्टोसिस्ट का बन रहा है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट। सो आई विल शो यू इन द डायग्राम। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। Actually, blastocyst is made up of with the help of the two types of cells, not two cells, two types of cells, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप्स के सेल्स को बोलते हैं हम, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, एक ये सराउंडिंग वाले आप ब्लू सेल्स देख रहे होंगे, दैट सराउंडिंग सेल्स आर नोन एज ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। ये वाले सराउंडिंग सेल्स आप देख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, दैट सेल्स आर नोन एज ट्रोपोब्लास्ट। अब जो बीच में जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये वाले, दीज सेल्स आर नोन एज इनर सेल मास। समझ में आ रहा है। तो मोरुला ने क्या किया कि ट्रोपोब्लास्ट को बनाने के लिए सेल्स का डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब इस वीडियो में तो आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, जीआईएफ में मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोरुला से कन्वर्ट हुआ ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट हम कब बोलेंगे, जब सेल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे अरेंजमेंट, जो एड्ज के पास जितने भी सेल्स अटैच हो जाएंगे जाकर के, उनको हम बोल देंगे ट्रोपोब्लास्ट। और कुछ सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, कह सकते हैं 3 लेयर ऑफ सेल्स बन जाएंगी। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये सेल्स का ग्रुप है। इन ग्रुप्स को हम बोलेंगे इनर सेल मास, ठीक है। इन ग्रुप्स को हम बोलेंगे क्या, इनर सेल मास। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो अंदर बेबी बनने वाला है उसको, ठीक है। और ये जो सेल्स के ग्रुप बने हैं, तो हमारी बॉडी, सिंपल सी चीज है, इतना तो आप समझ सकते हो, गेस भी कर सकते हो कि हमारी बॉडी किससे बनी है, ग्रुप ऑफ सेल्स से। इसका मतलब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। So morula once enters into the uterine cavity floats freely। 2 दिन के लिए ये मोरुला जो होता है, मैंने आपको बताया था कि वो फ्लोट करता है अंदर, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप को ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो जितना स्पेस आप देख रहे हैं, अब सेल्स अपने आप को अरेंज कर चुके हैं, तो बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल है लेयर, यूट्रस की इनर लेयर है, उसका जो फ्लूइड है वो इस स्पेस में जाके फिल्ड हो चुका है, ठीक है। इसने उस फ्लूइड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और अंदर क्या कर दिया, फिल्ड कर दिया। अब जैसे ही ये कैविटी फ्लूइड से फिल्ड हुई, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अब हमारा ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, पहले सेल्स अरेंज हुए,
साइड्स में पूरा सेल्स अरेंज हुए, बीच में कुछ ग्रुप्स में सेल्स अरेंज हुए, फिर इसके अंदर एंडोमेट्रियल का जो फ्लूइड था वो फिल्ड हो गया। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट। अब हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट तो हो गया, बट यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ब्लास्टोसिस्ट की पार्ट्स हैं, ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास, ठीक है, वो करेंगे क्या? तो जो ट्रोपोब्लास्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे एम्ब्रियो को। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? प्लासेंटा, ठीक है, मदर से लेके आता है जितनी भी चीजें हैं, ब्लड सप्लाई है, जितने भी विटामिन हैं, न्यूट्रिशंस हैं, जो भी है, ठीक। तो गैसियर एक्सचेंजेस हैं, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? प्लासेंटा। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या बना रहा है? प्लासेंटा एंड कोरियन, ठीक है। कोरियन एक कनेक्शन होता है प्लासेंटा और मदर के बीच का, ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। और जो हमारा इनर सेल मास था, जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स थे, ये देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या करेंगे? ये हमारा क्या क्या बनाएंगे? फीटस बनाएंगे, बेबी बनाएंगे, मतलब एमनियन बनाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड की लेयर बनाएंगे, ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो ब्लास्टोसिस्ट था उसके बारे में तो हमने डीपली डिस्कस किया ही नहीं, है ना। तो ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या कर रहा है? Trophoblast cells begins to penetrate between the epithelial cells of the uterine mucosa the 6th day of the fertilization। अब 6th day में क्या हुआ कि जो म्यूकोसा थी, मतलब ये जो यूट्रस की लेयर शो की गई है, ये यूट्रस की लेयर शो की गई है, एक मिनट, दिस लेयर इज एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। और ये वाले जो हो गए, ये हमारे हो गए ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ये वाले आउटर। एंड कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो ग्रीन वाले हैं हमारे, ये क्या है? इनर सेल मास, ठीक है। तो अब इस ट्रोपोब्लास्ट को क्या करना है? एंडोमेट्रियम में जाके फिक्स हो जाना है, ठीक है। अब ये इससे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम में जाके फिक्स हो जाना है। एज इट अटैच टू द एंडोमेट्रियम इट विल proliferate and differentiate into two layers। अब इसने क्या किया? ट्रोपोप्लास्ट ने जाके एंडोमेट्रियम के साथ अपना कनेक्शन बना लिया। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे ही इन दोनों के बीच का कनेक्शन बनता है, हमारी जो जोना पेलिसुडा थी, मैंने आपको बताया था, जो हमारी आउटर लेयर थी एग की, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है? अगर वो रहेगी, ठीक है, अगर वो यहाँ पे रहेगी तो इन दोनों के कनेक्शन में, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर कनेक्शन हो सकता है, या अटैचमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अटैचमेंट नहीं होगा। इसी वजह से इस टाइम पे जोना पेलिसिडा अपने आप को डिसअपियर कर देती है, वो एंड हो जाता है उसका। इसके बाद अब जोना पेलिसिडा वापस नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ही जोना पेलिसिडा डिसअपियर हुई, ट्रोपोब्लास्ट ने अपने कह सकते हैं कनेक्शंस इंक्रीज किए, और एंडोमेट्रियल ने अपने कनेक्शन इंक्रीज किए, और दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? पेस्ट कर लिया एक दूसरे में। ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए, ठीक। अब जैसे जैसे इन्होंने एक दूसरे को पेस्ट किया, जैसे जैसे जो ट्रोपोब्लास्ट था वो अटैच हुआ एंडोमेट्रियम से, कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? बहुत सारे चेंजेस हुए। क्यों चेंजेस हो रहे हैं? जिससे कि कह सकते हैं जो हमारी लेयर है, ठीक है, कह सकते हैं कि हमारी जो लेयर है वो उसका अटैचमेंट स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अटैचमेंट जो हुआ है वो स्ट्रांग अटैचमेंट होना चाहिए। अगर स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं हुआ तो मदर की तरफ से जितना भी प्रोटीन, विटामिन या जो भी मिनरल्स या जो भी ब्लड सप्लाई है, वो उसका कनेक्शन मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दो लेयर्स फिर से बन गई। ट्रोपोब्लास्ट ने दो हेल्पर्स को बुला लिया, एक है हमारा साइटोट्रोपोब्लास्ट और दूसरा है सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, दो लेयर की हेल्प ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ साइटो और सिनसाइटियो कहाँ पे फॉर्म होते हैं। ये HCG वाला भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। इम्प्लांटेशन अकर्स अबाउट 6th डे, बता चुकी हूँ। एज द जोना पेलिसिडा सराउंडिंग द ब्लास्टोसिस्ट डिसअपियर, बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था वो देख लीजिए। ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है हमारा सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। ये देखिए सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट,
ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होगा, ये तो अभी तो आप ये देख रहे होंगे कि ये सराउंड कर रहा है, एकदम डीप अटैचमेंट करने में हेल्प कर रहा है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये गैसियल एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ठीक है, मदर और बेबी के बीच के जो गैसियल एक्सचेंजेस हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये वाली जो आप लेयर देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये है सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट। क्लियर हुआ, आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं। ये जो आसपास की लेयर है, ये वाली, ये सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट है। सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू कराने में हेल्प करता है। कह सकते हैं कि प्लासेंटा और बेबी का एक मदर का और प्लासेंटा के एक मीडियम बन जाता है जो कि ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? एक है हमारा ब्लू वाला गैसियल एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा है हमारा सराउंडिंग वाला सिनसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट, वो ब्लड सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हो गई। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रोपोब्लास्ट का। क्या फंक्शन है, पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं। HCG प्रोडक्शन। HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, दिस हार्मोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हमारा जो कंफर्मेशन है वो इसी हार्मोन से होता है। आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, वुमेन्स यूज करती हैं, और फिर एक लाइन, डबल लाइन आती है, उस प्रेगा न्यूज में डबल लाइन आती है और कंफर्म हो जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट। तो वो डबल लाइन क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है जो शो होता है, वो है हमारा HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये HCG हार्मोन ही इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, ठीक है, यूरिन में पता चलने लगता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हम प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करते हैं। अब आप ये सुनिए कि इंक्रीज क्यों होता है। ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट इसको इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो ये एंडोमेट्रियल लेयर है जिसमें सारा अटैचमेंट हो रहा है ट्रोपोब्लास्ट का। ठीक है, आप हमने देखा ना, उसमें अटैचमेंट हो रहा है ट्रोपोब्लास्ट का एंडोमेट्रियल लेयर में। एंडोमेट्रियल लेयर को ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, उसको और ग्रो करता है, ठीक, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है कि वो अपना सारा फंक्शन अच्छे से कर सके। दूसरा, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टॉप करता है। सिंपल सी चीज है, जब एंडोमेट्रियम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसके अंदर कुछ अटैचमेंट हो रहा है, तो अब उसको ब्रेक डाउन नहीं होना है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी, मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम जब ब्रेक डाउन होती है तभी हमारा ब्लड बाहर आता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो HCG ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो ब्रेक नहीं हो रही है, और ब्रेक नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी तो हमारी प्रेगनेंसी एबॉर्शन में चेंज नहीं होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। समझ में आ गया? ओके, तो इसमें यही बताया हुआ है कि फीमेल के मेंसेस जो होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो स्टॉप हो जाती है जब तक वो प्रेग्नेंट रहती है। क्लियर हुआ HCG का फंक्शन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट हार्मोन जो कि डिटेक्ट करवाता है फीमेल की प्रेगनेंसी, वो कौन सा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन तो मैंने आपको दिखाया ना कि इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट 6th डे पे हमारा इम्प्लांटेशन होता है। ये हो गया इम्प्लांटेशन, इस GIF में देखिए ये इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब जो हमारा है वो है फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कह सकते हैं कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो मैं अभी एम्ब्रियोलॉजी पार्ट 2 बनाऊंगी, तो पार्ट 1 जब तक आप अच्छे से नहीं देखोगे या नहीं नोट्स बनाओगे या कंप्लीट करोगे, तब तक पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक्स हैं, अगर बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के आप फीचर्स के बारे में या चीजों के बारे में खुद को क्लियर नहीं कर पाओगे और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको OBG और गायनी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, सो प्लीज गो अहेड एंड सी माय वीडियोस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसिक इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। तो पार्ट 2 का मैं एज सून एज पॉसिबल मैं पार्ट 2 डाल दूंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।